जय हिंद दोस्तों, मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनिक्स एजुकेशन पे स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक नया क्वालिटी कंटेंट प्रियम्बल के रिगार्डिंग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसके रिगार्डिंग लेकर के आए हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं शुरुआत की ओर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रियम्बल पर बेस्ड है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। ओके, प्रस्तावना जानने के पहले मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोई भी ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, नियम कानून जितने भी होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उन सारे दस्तावेजों को जब हम एक जगह एक लिखित प्रारूप में लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है? किसी भी देश का संविधान कहलाता है। और उस देश का शासन उसी संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कि हमारे भारत का चलता है। ठीक है, अब कभी भी कोई भी संविधान होगा तो उसका एक प्रीफेस होता है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। आप कभी भी किसी बुक को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि बुक के स्टार्टिंग में आपको एक पेज मिलता है जिसपे कि प्रीफेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये प्रीफेस वाला पेज जो होता है यही उस बुक के सारे चीज के आपको उस बुक में क्या पढ़ना है, उस बुक का पूरा निचोड़, उस बुक के प्रिंसिपल, उस बुक के ऑब्जेक्टिव्स, जो भी वो बुक आपको एक्सप्लेन करना चाहती है वह सारा कुछ उस एक पेज के निचोड़ में आपको मिल जाता है। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यही प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का वैसा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जो कि उस संविधान में निहित, यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड जो भी आपके फीचर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर अदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो उस देश के पूरे संविधान के द्वारा उस देश में इम्प्लाई किया जाता है, तो वो सारा का सारा चीज आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? प्रस्तावना में। ठीक है, तो अभी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मेजर कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमको कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो कंसेप्ट था, जो विचार था, ये कहाँ से लाया गया है? तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ कंसेप्ट आया है, इसका जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये लिखा गया है, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अब जो प्रस्तावना है, आपको पता होगा कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा के निर्माण का पहले दिन जिस दिन काम करना स्टार्ट हुआ था, जिस दिन एग्जीक्यूशन होने लगा था, जो काम सारे इंटरप्रिटेशन चीजों को अब सोचना था कि किस तरीके से हमको संविधान बनाना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो इस सब चीज के रिगार्डिंग पहली सभा, तो आपको पता है पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई थी। लेकिन काम शुरू कब हुआ था? एक्चुअल 13 दिसंबर को पहला काम शुरू हुआ और इसी दिन काम की पहली शुरुआत इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से की गई थी, यानी कि इस प्रस्तावना के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसके बेसिस पर लास्ट में प्रस्तावना बनाया गया। ठीक है, प्रस्तावना को लिखा गया। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया। इसके बाद इस पे चर्चा हुई, बहस हुई और उसके बाद फाइनली 22 जनवरी 1947 को इस संविधान सभा ने प्रस्तावना के उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इस दिन क्या किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, जो संविधान आपको बनाया जाना है, इस संविधान के बारे में जो बेसिक हमारा मोटो होना चाहिए कि भारत क्या होगा, एक सेक्युलर कंट्री होगा तो इसका कंसेप्ट इसमें डालना है, इसके प्रोविजंस डालने हैं, डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी के प्रोविजंस डालने हैं। इसी तरह के बहुत सारे फ्रेम्स, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को डाला गया जो कि हमको इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना था। तो इसको क्या किया गया? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को, किसी भी ड्राफ्ट को
कौन एक्सेप्ट करेगा किसी भी प्रपोजल को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम भारत के प्रेमबल की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की अगर हम बात करें, तो ये प्रस्तावना हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, यानी क्या क्या बताता है। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं, कब नए शब्द को जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कितने तरह के जस्टिस प्रोवाइड करता है, कितने तरह का लिबर्टी देता है, क्या प्रियम्बल इसका अंग है कि नहीं संविधान का, ये पूछा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम डील करेंगे। देखिए, अगर जो प्रस्तावना दी गई है, इस प्रस्तावना को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपको समझाने के लिए। पहला क्या है कि ये प्रस्तावना हमें क्या देती है? सोर्स, स्रोत, कि जो भी जनता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका स्रोत क्या है? हमारी भारत की जनता। और ये हमको कहां से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब प्रस्तावना शुरू होती है तो उसका पहला ही लाइन आपको लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये इंडिकेट करता है कि भारत जो एक कंप्लीट सॉवरेन स्टेट है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, तो ये राज्य का जो संपूर्ण जो संप्रभुता की शक्ति है वो कहाँ पे निहित है? तो वो जनता में निहित है। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भारत में, इंडियन डेमोक्रेसी का सोर्स क्या है, तो आप सीधे भारत की जनता बताएंगे। तो यहां से हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है कि भारत, क्रिटिसिज्म भी इसका किया जाता था कि जब भारत कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ, कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुआ भारत? 1949 में। तो कहा गया कि भारत कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया तो भारत का अपना कोई संप्रभुता नहीं रही इसकी। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो अगर कॉमनवेल्थ का पार्ट बना है, उसका मेंबर बना है, तो ये उसकी खुद की स्वैच्छिक आप कह सकते हैं कि ये खुद का विश था, इनको स्वेच्छा से उसमें मेंबरशिप इन्होंने खुद से लिया है, ना कि किसी भी फोर्स के अंडर। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि नेचर ऑफ प्रियम्बल, नेचर कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए, आपको मेंस में भी प्रियम्बल के क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप नेचर आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल का नेचर कैसा है, तो हम जनरली इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और साथ में 3-4 पॉइंट्स भी एड ऑन करते हैं। तो बेसिक जो आपका नेचर या फीचर विशेषता अगर प्रियम्बल का कभी भी कोई पूछता है, तो आपका ये जो पहले पैराग्राफ में 5 वर्ड्स हैं, ये उनके बेसिक फीचर हो जाएगा। और ये 5 वर्ड कौन कौन से हैं? सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये 2 शब्द जो है यानी सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस समय इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था। और ये सारा ही संविधान संशोधन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो इसी 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसी में ये 2 टर्म इसमें ऐड किया गया। और क्या था ये टर्म? सोशलिस्ट और समाजवादी। ठीक है, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है हिंदी में। इंग्लिश में धर्मनिरपेक्ष भी सेक्युलर होता है और पंथ निरपेक्ष भी सेक्युलर होता है, बट हिंदी में धर्मनिरपेक्ष अलग है और पंथ निरपेक्ष अलग है। धर्मनिरपेक्ष सिर्फ 2 धर्मों के बीच निरपेक्षता की बात करती है, जबकि पंथ निरपेक्ष हर एक कम्युनिटी की हर एक कम्युनिटी में निरपेक्षता की बात करती है। ओके, फिर है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो जब संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था, आपको पता होगा 1950 26 जनवरी, आगे अभी देखेंगे 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, तब उस समय हमारे संविधान के फर्स्ट पैरा में यही 3 वर्ड थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन 1976 में ये 2 वर्ड्स और ऐड किए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब एक एक करके इनके मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, सॉवरेन कहने का मतलब होता है कि किसी भी राज्य, अगर आप
डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे पॉल साइंस में, या फिर जब किसी भी सब्जेक्ट में आप जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इस बेसिक टर्म एक स्टेट होता है, ठीक है। इस स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है। एक स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम राज्य यानी बिहार है, यूपी है, उसकी बात अगर करते हैं तो वो स्मॉल लेटर से स्टेट लिखा जाता है जनरली। बट अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तब हम कैपिटल लेटर से स्टेट को मेंशन करते हैं। और इस स्टेट का डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये प्रॉपर्टी होती है जिसको सॉवरेनिटी कहते हैं, जिसको संप्रभुता कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भारत है ये बताता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सभी अफेयर्स में खुद के डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। वह किसी के दबाव में भी डिसीजन नहीं लेगा, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। वो स्वेच्छा से अपना इंटरनल और एक्सटर्नल सारे डिसीजंस को ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट समाजवादी। सोशलिस्ट या समाजवादी वर्ड जो है ये आपका 1976 में ऐड किया गया था। और इसका मतलब ये है, देखिए उस समय आपको हमारे पास दो अर्थव्यवस्था, ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको इंडिकेट करता है, साथ ही साथ ये बताता है कि भारत वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की ओर अग्रसर है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, तो इस समय दो तरह का इकोनॉमी था। एक जो कोल्ड वॉर एरा में आप जानते हैं कि एक इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो पूंजीवाद है यानी हर एक चीज मार्केट डिसाइड करता है आपका, लेकिन जो आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी में मैक्सिमम चीजें जो होती है, जो मार्केट होता है, जो रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे स्टेट के पास होते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि एक तरफ स्टेट का रोल बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अगर हम उसको नहीं अपनाते हैं तो फिर हमारा जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है, जो रिच है, जो पूंजीवाद लोग हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस यहाँ पर जो हमारे नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, इनका जो एक कंसेप्ट है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का, तो इन्होंने इस कंसेप्ट को अपनाया और एक मध्य मार्ग, कहते हैं ना भारत हर चीज में मध्य मार्ग की ओर जाता है, तो यहाँ पर भी नेहरू जी मध्य मार्ग की ओर गए, यानी इन दोनों के बीच का रास्ता, इन दोनों के यानी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का रास्ता निकाला और वहां से कंसेप्ट आया मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। यानी हमारे यहाँ इकोनॉमी इस तरीके से है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ पीएसयूज भी है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी है, यानी कि अगर अपर क्लास को देखा जाता है, रिच पीपल को देखा जाता है, कैपिटलिस्ट को देखा जाता है, तो साथ में आपके जो गरीब हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में किस तरीके से मेंटेन रखा जाए वो भी देखा जाता है, जिसके लिए सारा का सारा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आपको कहाँ दिया गया है, तो डीपीएसपी में दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। आर्टिकल 39 से लेकर के आपके सारे आर्टिकल्स उसमें यही मेंशन करते हैं कि किस तरीके से राज्य जो है वो वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ेगा, जो हमारा राष्ट्र है वो वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ेगा। ओके, अगला आते हैं सेक्युलर। सेक्युलर कहने का मीनिंग है कि जो भी, देखिए सेक्युलर वर्ड की जब हम बात करते हैं तो सेक्युलर ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न सोसाइटी का यानी यूरोपियन सोसाइटी का कंसेप्ट है, जहां पे सेक्युलर का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है इंडियन सेक्युलरिज्म से। इंडियन सेक्युलरिज्म ये बताता है कि भारत का जो सरकार होगी, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हर एक धर्म को इक्वली सपोर्ट करेगा, जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पे क्लियर कट बोलता है कि स्टेट का कोई रोल नहीं होगा राज्य के धर्म में, यानी किसी कोई कौन सा धर्म, उसको स्टेट को कोई मतलब नहीं होगा कि यहाँ पे धर्म के मामले में वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इस केस में ये है कि ये हर धर्म को इक्वली विटनेस देगा, हर धर्म को इक्वल सपोर्ट देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी किस तरीके से मिला है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होने के साथ साथ जो आर्टिकल 326 यानी वोटिंग राइट,
हम सबको इक्वल वोटिंग राइट है ना। तो यही आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, यानी हर लेवल पे यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी है कि इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। फिर आपका ये जो एक ऐसा लोकतंत्र होगा जो अब्राहम लिंकन के डेफिनेशन वाला लोकतंत्र है, यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये जो डेफिनेशन होता है इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। और भारत एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि, जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव अपने जनता का प्रतिनिधित्व चुन करके जो भी प्रतिनिधि होते हैं, एमपी, एमएलए, ये सब जाते हैं और फिर इस तरीके से ये डेमोक्रेसी चलती है। फिर आते हैं हम अपने अगले टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक और मोनार्क, ये दो टर्म्स है। मोनार्क में क्या होता है कि जो राजा होता है उसके बाद जो उनका वंशानुगत यानी उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वो क्या चलेगा, नेशन हेड होगा। लेकिन रिपब्लिक वर्ड अगर आपके सामने आ गया तो रिपब्लिक वर्ड कहने का मतलब है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे यानी जो नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति जो नेशन हेड हैं ये इलेक्टेड होंगे, ना कि वंशानुगत या फिर हेरिडिटरी होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हो गए सारे के सारे टर्म, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब अगर हम बात करते हैं, ये फीचर्स होता है। अब फीचर्स के बाद अगले पार्ट में अगर हम जाएंगे तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी आपको अरेंज करने के लिए ये वर्ड्स देते हैं, तो मैंने इसी ऑर्डर में इस वर्ड को लिखा है जिस ऑर्डर में ये प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं। सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, देन रिपब्लिक है। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस रहता है। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप जाके क्वेश्चन लगाइएगा, देखिए आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। आई होप 80+ to 90% ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाने चाहिए आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसी के बेसिस पे इसका भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा जो प्रीएम्बल है वो मेजर आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड यानी जो उसका उद्देश्य है उससे क्या पता चलता है, ये कि ये जस्टिस देता है। ठीक है, फिर ये लिबर्टी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जस्टिस यानी न्याय। अब क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कितने तरह का न्याय है जो प्रीएम्बल हमको प्रोवाइड करता है, जो प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है वो आपको कितने तरह की न्याय देती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय को देती है, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, और पॉलिटिकल राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब बताइए, राजनीतिक न्याय तो उनको मिला हुआ है, वोटिंग राइट है ना बाबा, 326 वोटिंग राइट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है वोटिंग में। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल राइट तो उनको मिला हुआ है, कोई भी आदमी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अभी भी आपका इक्वली नहीं मिलता है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कहीं भी फंडामेंटल राइट में डिस्कस नहीं किया गया है, बल्कि डीपीएसपी में डिस्कस किया गया है। और याद रखिएगा, प्रीएम्बल और डीपीएसपी में जो भी टॉपिक्स दिए गए, जो भी प्रोविजंस है, वो कोर्ट में नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल कहने का मतलब कि इनके बेसिस पे हम कोर्ट में जाकर के नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज, ये फायदा, ये बेनिफिट हमको नहीं मिला। वो आप तभी जा सकते हैं जब वो आपके जस्टिसिएबल कोई चीज कब होता है, जब आपका फंडामेंटल राइट होता है। जैसे इक्वालिटी, अगर आपको इक्वालिटी नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि जस्टिस कितने तरह का प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है, 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है लिबर्टी। अब हमारी जो प्रस्तावना है ये हमें 5 तरह की लिबर्टी देती है, यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम, जो भी आप कह लीजिए। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। ये 5 स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। दैट मीन्स आप फ्रीडम, आप कुछ भी सोचने के लिए आप तो भाई फ्री है ना, आपकी सोच, आपकी उस पर आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता।
आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो फंडामेंटल राइट में भी आपको दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। फिर आपका इक्वालिटी कितने इक्वालिटी पे आते हैं पहले ये देख। फिर आपका विश्वास, यानी कि आप किसी भी चीज में फेथ रखिए, आप किसी भी धर्म में फेथ रखिए, आप किसी भी कंसेप्ट पे फेथ रखिए, तो वो आपका पर्सनल मैटर होगा, उसमें स्टेट आपके इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। फिर उपासना यानी वर्शिप, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी चीज की पूजा कीजिए, किसी भी भगवान की पूजा करिए, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, सरकार की चॉइस नहीं होगी। ओके, तो ये इस तरीके से 5 तरह की लिबर्टी प्रोवाइड करती है कौन, प्रियम्बल। फिर आपका अगला आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी जो है वो 2 तरह का इक्वालिटी प्रियम्बल प्रोवाइड करता है। कौन सा, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी समता, प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दिया जाएगा, प्रतिष्ठा सबका इक्वल होगा, यानी सबके लिए इक्वल, किसी भी 2 लोगों में भेदभाव, अमीर गरीब को भी देख करके हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो टर्म आता है आपको वो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी प्रियम्बल किसी भी नागरिक की जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा जो है वो उस गरिमा की बात करता है कि हर एक को अपने डिग्निटी, अपने रेस्पेक्ट की जो अपने डिग्निटी और रेस्पेक्ट की बात करता है, जो हमें आर्टिकल 21 भी प्रोवाइड करती है ना। फिर आते हैं, अगला टर्म है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि पहले केवल यूनिटी हुआ करता था, ये टर्म 1976 में आपको जोड़ा गया है। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन यानी अखंडता, जो राष्ट्र की अखंडता की बात करता है, यानी पूरा राष्ट्र टुकड़ों में नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिट है, राष्ट्र अखंड है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यहाँ से आपने देख लिया सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे रेगुलर क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद है आपका फ्रैटर्निटी, बंधुता। तो हमें हर एक, जितने भी जो व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, जो भी लोग हैं, उन सब में फ्रैटर्निटी की भावना, बंधुता की भावना को फैलाना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमारा ड्यूटी भी है, जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी चीजें मेंशन की गई है, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स में हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसे के बेसिस पे सरकार काम करती है। ओके, इसके बाद आइए अगले पोर्शन में हमको क्या मिलता है, डेट ऑफ अडॉप्शन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कंप्लीटली रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको एनैक्ट कब किया गया, कंप्लीटली एनैक्ट कर, देखिए इस दिन इसको एनैक्ट तो कर दिया गया, लेकिन ये पार्शियल एनैक्शन था, ठीक है, ये पार्शियल था। और ये पार्शियल इसको सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही क्यों किया गया, कंप्लीटली इसको रिपब्लिक उसी दिन क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, और इसी दिन जो पहला झंडा फहराया जाता है, तो इस दिन के याद में इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए ही कहा गया कि इस पूरा संविधान जो है वो हमारा कंप्लीटली किस दिन हम लागू करेंगे, तो 26 जनवरी 1950 को करेंगे, ताकि इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बनी रहे। अब 26 जनवरी को आपको पता है क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, यानी संविधान दिवस। इसी दिन के लिए, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, एनैक्ट हो चुका था पार्शियली, तो इस दिन को मेमोराइज करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे ये डेट 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन को आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा जाता है, तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस दिन अडॉप्ट कंप्लीट हुआ, और इस दिन ये अडॉप्शन का डेट, यानी अडॉप्शन का मतलब हो गया अंगीकृत, इनएक्शन का मीनिंग हो गया अधिनियमित, और गिव टू आवरसेल्फ यानी आत्म अर्पित, यानी ये सब कुछ जो ये
आपको यहाँ पे अधिनियमित, आत्म अर्पित, अंगीकृत ये दिख रहा है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया तो गया था संविधान सभा के द्वारा, लेकिन ये संविधान सभा किसके रिप्रेजेंटेटिव थे भाई? तो ये भारतीय जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे। इसलिए जब भी अल्टीमेट सोर्स की हम बात करते हैं तो वो पीपल ही है। भले ही ये अडॉप्ट संविधान सभा नहीं किया गया था, संविधान सभा क्योंकि वहां की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ केसेस की बात की जाती है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है, तो ये देखिए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये बहुत ही लंबा डिबेट था, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर रही थी, तो उस समय डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऐसा डिसीजंस आता था जिसमें कि प्रस्तावना के बेसिस पे जो लॉयर्स होते थे वो एक्सप्लेनेशंस देते थे, तो इसी के रिगार्डिंग ये सारे केसेस आए, और इसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं, यानी इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि प्रीएम्बल सबसे लास्ट में अगर संविधान सभा ने किसी काम को किया था तो वो प्रीएम्बल को बनाने का काम था, और इसलिए ये कोर्ट्स का मानना था कुछ केसेस में कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो फिर कुछ केसेस में ये माना गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और निष्कर्ष आज यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, आइए केसेस को देखते हैं। पहला केस था बेडूबाड़ी केस 1960, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। हालांकि इन्होंने संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि इसको सबसे लास्ट में बनाया गया था, तो ये जितने भी हमारे मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, तो उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो विचार थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो फिलॉसफी थी प्रीएम्बल को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो सब का जो एक निहित भाव होता है, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। इसलिए इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी प्रीएम्बल इज द की टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के बाद इसी केस में ये कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में कभी भी कोई दिक्कत आती है, किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो कोर्ट जो है वो प्रीएम्बल के हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकती है। अगला केस था गोलकनाथ, जो गोलकनाथ केस था, ये 1967 का। आपको केसेस का ईयर याद रखना है, कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में। तो 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था। इस केस में भी यही कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, इसके बाद द लैंडमार्क केस आया। ये लैंडमार्क केस इसलिए है क्योंकि इस केस में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट उभर करके सामने आया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और वह क्या कंसेप्ट था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी बात कही गई। और इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात में ये कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाव है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम निहित जो मेन मोटो है, जो एम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट, अब ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है। टाइम टू टाइम इस कंसेप्ट को इवॉल्व किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बताया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके इंटरप्रिटेशन का कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो केशवानंद भारती के जो 1973 में हुआ, इसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। और इस 24 अप्रैल को आप एक और दिवस के रूप में जानते हैं जो कि पंचायती राज दिवस है। और ये वो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस 1993, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? पंचायती राज अधिनियम जो पास हुआ था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए कि ये जो
फैसला आया था, इस वर्डिक्ट में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ओके, ये भाग ऐसा भाग है जिसके बेसिस पे हम कोर्ट में कभी भी नहीं अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, ये न्याय योग्य नहीं है, या फिर किसी भी वर्डिक्ट को अगर हम फाइनल वर्डिक्ट किसी भी केस में कोर्ट देती है तो कंप्लीटली इसके बेसिस पे वो न्याय नहीं दे सकती है। ठीक है, इसके बाद इसी में ये कहा गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रिएम्बल जो है वो उसमें संशोधन किया जाना संभव है। क्यों संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत ही ये संशोधन संभव है। और इसी केस के बाद 1976 में, क्योंकि इसके पहले कहा जाता था कि ये पार्ट ही नहीं है तो इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो अब ये डिक्लेयर हो चुका था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो इसलिए इसमें संशोधन भी संभव है, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया गया है। वो कब किया गया था? 1976 में, अभी बता चुकी हूँ आपको। और इसमें कौन से वर्ड्स जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अराइज हुआ। इस कंसेप्ट को हम बेसिक स्ट्रक्चर के स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आता है उसके बाद जितने भी केस देखे, एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था, इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था। और तो आपको पता है कि अगर किसी भी जजमेंट को, अगर कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करना चाहती है तो वो किस आर्टिकल से करती है? 137। इस आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग अगर एक फिक्स नंबर ऑफ जजेस का कोई बेंच है, उन्होंने अगर कोई डिसीजन दिया है, कोई वर्डिक्ट पास किया है, तो इस वर्डिक्ट का रिव्यू जब भी होगा तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस वाले बेंच ही कर सकते हैं। तो अभी तक में सबसे ज्यादा 13 जजेस का बेंच बना है, और इससे ज्यादा अगर इस केस के रिव्यू को, इस जजमेंट को पलटना है तो हमको इससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं बना है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अभी तक माना जाता है इसी केस के बेसिस पर, और इस केस के डिसीजंस सारे के सारे मान्य है, और इसको कोई भी अदर केस अभी नहीं पलट सका है। इसलिए एसआर बोम्मई 1993 वाले केस में भी यही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, और वहां अभिन्न अंग कहा गया। साथ ही LIC केस 1995 का जो था, इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना को कुछ महान हस्ती है, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट, स्पेशल स्टेटमेंट्स दिया गया है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नानी पालकीवाला, ये वकील थे जो हमारे एक टाइम पे हम अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, भारत के वकील भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा प्रस्तावना को कि संविधान की पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसके बाद के.एम. मुंशी थे, इन्होंने प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी कि राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। देन जस्टिस हिदायतुल्लाह, जब ये गोलकनाथ वाद का केस का वर्डिक्ट सुना रहे थे, उस समय इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। किसको? प्रस्तावना को कहा। संविधान की आत्मा कहा, भले ही भाग नहीं कहा, लेकिन उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भी बोला जाता है, जो किन्होंने बोला? B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार वाला जो पार्ट है, जो आर्टिकल है, जो प्रोविजन है, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फिर सुभाष कश्यप, इन्होंने हमारी प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान, इन्होंने ये कहा कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना या उद्देशिका उसकी आत्मा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो संज्ञा प्रस्तावना को मिली है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कुछ केसेस हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके पिछले मैंने जो भी
आपको मेनली फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट या क्वालिटी कंटेंट वीडियो ऑफ पॉल साइंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।